तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 0.76 हॉस्पिटल। रियांश की बात सुन वंश ने हैरानी में उसे कहा, मतलब कैसे? क्या सोचा है तूने? तभी रियांश ने एक एक कर उसे अपना सारा प्लान बता दिया। उसकी बातें सुन वंश बोला, पर रियांश, मुझे नहीं लगता दादाजी मेरी बात का यकीन करेंगे। ऊपर से ऐसे अचानक तेरा जाना। तभी रियांश उसकी बात बीच में काट बोला, प्लीज वंश, मैं अभी दादाजी को ये सब नहीं बताना चाहता हूँ। वैसे भी उनकी तबीयत सही नहीं है। अगर उन्हें इस एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो न जाने कैसे रिएक्ट करेंगे। ये सारी बातें वंश भी अच्छे से समझ रहा था, मगर वो दादाजी को भी अच्छे से जानता था। अगर उन्हें रियांश की हालत का पता चल जाता तो अब तक वो न जाने क्या कर बैठते। पहले से ही उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और अगर ये बात वो सुनते तो उनकी तबीयत और भी बिगड़ सकती थी। आखिर में वंश ने भी सर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं दादाजी से झूठ बोल दूंगा, पर तू अपना यहाँ ख्याल रखना। मैं तुझसे मिलने शाम को आऊंगा। ये कहकर वंश ने वहाँ से अपना कोट और बाकी सामान उठाया, फिर उस कमरे से रियांश और डॉक्टरों को उसका ख्याल रखने का कहकर निकल गया। दूसरी तरफ दोपहर हो चुकी थी। मेहर और रूहानिका की अंधी क्लासेज हो चुकी थी। मेहर क्लासरूम में अपनी बेंच पर सिर टिकाए अकेली बैठी किसी सोच में गुम बाहर देख रही थी। रह रह कर उसके दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि अब तक तो शायद रूहानिका को कल हुए कांड के बारे में पता चल गया होगा। वो वही बैठ शायद उसी के इंतजार में थी। कुछ ही देर में वहाँ रिया आई। उसने हाथ में पकड़ी पानी की बोतल वहीं रखते हुए मेहर के पास बैठकर कहा, मेहर, मैं अभी रूहानिका दी से मिलकर आई। उनके चेहरे से तो लगा नहीं कि उन्हें कुछ भी पता है। ये सुनते ही मेहर ने आंखें बड़ी कर कहा, क्या? तभी रिया भौहें उठाकर बोली, वैसे ये सब तुझे अजीब नहीं लग रहा? मतलब कल कॉलेज में इतना सब हो गया और यहाँ अब तक सारे बच्चे शांत बैठे हैं, ऊपर से उस लड़के का भी पता नहीं चला। ये सुनते ही मेहर ने भी अपने आसपास नजर दौड़ाई, जहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वो हल्की हिचकिचाहट से बोली, सही कह रही है तू, मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा। तभी रिया की नजर आगे बैठी एक लड़की पर गई। वो उसे देख आवाज लगाते हुए बोली, ए सलनी। उसकी आवाज सुनते ही सलनी मुड़ी और बोली, हाँ बोलो रिया। रिया ने उसे पास आने का इशारा किया। इशारा समझकर सलनी उठी और उनके पास बैठ गई। रिया अच्छे से जानती थी किसी को कुछ पता हो या न हो, सलनी को जरूर सब पता होगा। उसे कॉलेज के कोने कोने तक की खबर रहती थी। रिया उसके पास बैठते ही बोली, सलनी, यहाँ इतनी शांति क्यों है? सलनी नासमझी में बोली, मतलब? तभी मेहर रिया के कंधे पर हाथ रख बोली, अरे, इसका मतलब था कि कल इतना सब हुआ है और आज सब बच्चे इतने शांत क्यों हैं? सलनी हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि कल यहाँ कुछ हुआ था? ये सुनकर रिया और मेहर ने एक दूसरे का चेहरा देखा। सलनी फिर बोली, मेरा मतलब, मैंने भी सुना था कि कल किसी लड़के ने किसी जूनियर को प्रपोज किया था और बीच में उसका लवर खुद गया और प्रपोज कर रहे लड़के की अच्छी खासी बैंड बजा दी। ये सुनते ही रिया का मुंह खुल गया। सलनी के मुंह से लवर सुन मेहर की आंखें बड़ी हो गईं। वो बोली, लवर? सलनी बोली, हाँ, अरे व्योम मल्होत्रा। ये सुनते ही मेहर अब गुस्से में बोली, वो उसके लड़की का लवर नहीं है। सलनी बोली, क्या? मेहर, प्लीज तू ही बता, कौन लड़का इतना कुछ करेगा? मैंने ये सब देखा नहीं, पर सुना है कि व्योम मल्होत्रा की पहले भी उस लड़की से लड़ाई हुई थी और हो सकता है कि लड़ते लड़ते प्यार हो गया हो। ये सुन मेहर बेचैनी से बोली, ऐसा नहीं है यार, सब अफवाह है। रिया ने उन्हें रोकते हुए कहा, अच्छा, अभी इस पर बाद में लड़ लेना। मेहर चुप हो गई और नजरें चुराकर खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी रिया फिर सलनी से बोली, अच्छा सलनी, एक बात बताओ, कल इतना सब हो गया और आज कॉलेज में इतनी शांति क्यों है? सलनी बोली, क्या रिया, तुम नहीं जानती कल क्या हुआ था? प्रिंसिपल सर ने सारे बच्चों को वार्निंग दी थी इन मामलों से दूर रहने की। उन्होंने साफ कहा कि अगर ये बातें उन्हें दोबारा किसी भी बच्चे के मुंह से सुनाई दी तो वो उस बच्चे को कॉलेज से निकाल देंगे। ये सुन रिया और मेहर दोनों ने फिर एक दूसरे की तरफ शौक में देखा। मेहर बोली, क्या? सलनी बोली, हाँ, वैसे भी ये पंगा व्योम मल्होत्रा का है, उसके बारे में हर कोई जानता है। और रही बात उस लड़के की जिसे उसने मारा था, वो तो अभी भी शायद हॉस्पिटल में है। ये सुन मेहर की बेचैनी और बढ़ गई। वो कुछ पूछती उससे पहले एक लड़की आए और बोली, सलनी, तुम्हें रीता मैम ने ऑफिस बुलाया है। सलनी ने सिर हिलाया और बोली, मैं अभी आती हूँ। फिर मेहर और रिया को बाद में मिलने का कहकर वह वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन। दादाजी हॉल में बैठे वंश और रियांश का इंतजार कर रहे थे।
तभी उनकी नजर सामने से आते अकेले वंश पर पड़ी। उसे देखकर वो गुस्से में बोले, वंश आ गए तुम? रियांश कहाँ है? वंश आगे बढ़ते हुए बोला, वो दादाजी। दादाजी ने बात बीच में काट दी, रियांश कहाँ है? वंश सर झुकाकर बोला, दादाजी वो रियांश। उसके शब्द अटकने लगे। दादाजी सख्ती से बोले, और तुम दोनों कल से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ, वंश ने धीमी आवाज में कहा। वो दादाजी, कल मेरा फोन कम बैटरी होने की वजह से ऑफ हो गया था। दादाजी ने शक भरी निगाहों से उसे देखा। अच्छा, और रियांश का फोन? वो तो तुम्हारे साथ था, फिर उसने क्यों नहीं उठाया? वंश घबराते हुए बोला, वो दादाजी। उसकी आवाज फिर लड़खड़ाई। दादाजी और सख्ती से बोले, बोलो, ये बार बार वो क्या लगा रखा है? साफ साफ जवाब दो मेरे सवालों का। वंश। तभी वंश उसी धीमे लहजे में सिर झुकाए बोला, क्या होगा आगे? क्या दादाजी के गुस्से के सामने टिक पाएगा वंश? वही क्या कहेगा वो आगे? दूसरी वही मेहर और रूहानिका की जिंदगी में क्या होगा आगे? जाने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है, लेखिका शिवांगी। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है .77 मल्होत्रा मेंशन। दादाजी की बात सुन वंश सर झुकाए धीमे लहजे में सोचते हुए बोला, वो रियांश। रियांश। दादाजी अब फिर गुस्से में बोले, बोलोगे भी आगे? तभी वंश अचानक झटके से बोला, हाँ, उसका फोन दादाजी ऑफिस में छूट गया था, इस वजह से वो आपका फोन नहीं उठा पा रहा था। ये सुनकर दादाजी उसकी बात दोहराते हुए बोले, क्या ऑफिस में? तभी वंश बच्चों जैसे सिर हिलाकर बोला, जी ऑफिस में। तभी दादाजी ने फिर सख्ती से पूछा, अच्छा रियांश कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आए, वो वहीं से ऑफिस चला गया। ये सुनते ही वंश की सांसें फिर अटकने लगी। उसने हल्की हिम्मत की और कहा, वो उसकी अचानक एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी, इस वजह से वो 2 हफ्ते के लिए लंदन गया है। ये सुनते ही दादाजी की आंखें बड़ी हुई। वो वंश को हैरानी से देखते हुए बोले, क्या लंदन? तभी वंश सर हाँ में हिलाकर बोला, जी वो सुबह की ही फ्लाइट से निकल गया। दादाजी उसकी बात बीच में काटते हुए बोले, पर ऐसे अचानक? वो भी बिना बताए, और किस मीटिंग के सिलसिले में वो वहाँ गया है? अब ये सुनते ही वंश की बोलती दोबारा बंद हो गई। वो मन में बोला, अरे ये तो रियांश ने बताया ही नहीं कि किस सिलसिले में गया है, अब क्या करूं? कहीं सारा सच दादाजी को पता ना चल जाए। तभी दादाजी उसे घूरते हुए बोले, ये बार बार तुम चुप क्यों हो जा रहे हो वंश? कुछ पूछा है मैंने, किस सिलसिले में वो लंदन गया है, और वो भी बिना अपने असिस्टेंट के और बिना ऑफिस में इन्फॉर्म किए। अब दादाजी की बातें सुनते ही वंश की सांसें दोबारा अटकने लगी। वो लड़खड़ाते हुए बोला, वो दादाजी, वो जिस मॉल के सिलसिले में काम कर रहा था, उसके मालिक से मिलने। ये सुनकर दादाजी हाथ बांधते हुए बोले, अच्छा, पर कल भी तो वो उसी मालिक से मिलने गया था। ये सुनकर वंश बोला, नहीं दादाजी, वो कल मैनेजर से मिलने गया था, उसके मालिक तो लंदन में रहते हैं। तभी दादाजी बोले, मगर रियांश ने मुझसे कहा था कि वो उसके मालिक से मिलने जा रहा है। ये सुनते ही वंश हल्के लहजे में बोल पड़ा, हाँ दादाजी, वो तो मिलने मालिक से ही गया था, पर वो इंडिया नहीं आ पाए, इस वजह से उन्होंने उसे ही मीटिंग और डील साइन करने के लिए वहाँ बुला लिया। इसी वजह से उसे जल्दी निकलना पड़ा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि रियांश को किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। ये सुनते ही दादाजी हल्के गुस्से में बोले, अरे ये क्या बात हुई? जाने से पहले एक बार फोन करके बता भी सकता है, ऐसे कैसे बिना बताए अकेले निकल गया? ये सुनते ही वंश समझाते हुए बोला, दादाजी वो अपने आदमियों के साथ ही गया है, इसलिए आप चिंता मत करिए। ये सुनकर दादाजी बोले, आने दो इस लड़के को, फिर बात करता हूँ मैं। ये सुनकर वंश ने आखिर राहत की सांस भरी। उसे समझ आ गया कि दादाजी को उसकी बातों पर यकीन हो गया है। वो मन ही मन खुश होने लगा। तभी उसके कानों में फिर दादाजी की आवाज आई, और तुम कल जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। जहाँ भी जाना हो पहले यहाँ बता कर जाना, समझे? ये सुनकर वंश ने सिर हाँ में हिला दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे व्योम का ख्याल आया। वो पलटा और बोला, दादाजी व्योम ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गया। दादाजी बोले, हाँ वो कल दोपहर में ही निकल गया था और सुबह वहाँ पहुँच गया था। ये सुन वंश बोला, अच्छा आपकी बात हुई उससे? दादाजी बोले, हाँ हुई थी, उसी ने फोन करके बताया था कि वो पहुँच चुका है। ये सुनकर वंश ने सिर हिला दिया और कहा, ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूँ, फिर ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ये कहते हुए वो कमरे की तरफ बढ़ गया। वही दादाजी उसे जाता देख बस सिर हाँ में हिलाकर रह गए। घड़ी में समय देखते हुए बोले, बड़े हो गए पर हरकतें अब तक नहीं सुधरी। शाम होने को आई थी। रूहानिका और मेहर वापस घर आ चुकी थी। आज का दिन काफी सुस्त था।
मेहर आते ही नीचे हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। वही किचन में खुशी जी और राधा जी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। दादी माँ मंदिर गई थी जहाँ आज एक कीर्तन होना था। दीप जी और सुरेश जी अभी भी ऑफिस में थे और रोहानिका अपने कमरे में फ्रेश होने गई थी। मेहर टीवी देख ही रही थी कि तभी टेबल पर रखा उसका फोन बजने लगा। मेहर ने टीवी देखते हुए ही फोन कान पर लगाया बिना स्क्रीन देखे। जैसे ही उसने हेलो कहा, दूसरी तरफ से एक गहरी और भरी आवाज आई, हेलो। ये आवाज सुनते ही मेहर की आंखें बड़ी हो गईं। वो हैरानी से बोली, तुम? तभी दूसरी तरफ से व्योम हंसते हुए बोला, हाँ मैं, कैसी हो तुम? उसकी आवाज सुन मेहर का मुंह खुला रह गया। वो खुद को पिंच कर बोली, ये कैसे हो सकता है? फिर गुस्से में चीखी, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? दूसरी तरफ हॉस्पिटल, रियांश बैग के सिरहाने टेक लगाए लैपटॉप पर एक क्लाइंट से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। उसके पास उसका असिस्टेंट खड़ा था। रियांश ये फोन लगाए काम में व्यस्त था कि तभी सामने रखा उसका फोन बजने लगा। उसने फोन को अनदेखा किया और काम खत्म करने लगा। कुछ देर में मीटिंग खत्म हुई। उसने असिस्टेंट को जाने को कह दिया। उसके जाते ही फोन फिर बजने लगा। रियांश ने गहरी सांस भर फोन उठाया ही था कि अचानक दूसरी तरफ से घबराए आवाज आई, हेलो हेलो रियांश सर। ये सुनते ही रियांश बोला, अरे अनुज, बोलो क्या हुआ? तुम्हारी आवाज इतनी घबराई क्यों है? अनुज नील सूर्यवंशी का असिस्टेंट। अनुज घबराहट में बोला, सर नील सर का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत बहुत खराब है, आप प्लीज जल्दी हॉस्पिटल आ जाए। क्या होगा आगे और वही क्या हुआ है? नील को क्या आगे होने वाला है? कुछ बड़ा वही कैसे मिला व्योम को मेहर का नंबर? क्या बातें होंगी मेहर और व्योम के बीच? आगे जाने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियाँ भी पढ़ें। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर एंड कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया। पढ़ने के लिए अगला भाग जल्द आएगा। पढ़ने के लिए शुक्रिया।